गांव में पिछले 2 दिनों से दहशत मची थी। पहले सरपंच की बेटी की रूह कांपने वाली हत्या और फिर राजेंद्र की भयावह मौत ने गांव वालों को हिलाकर रख दिया था। राजेंद्र की मौत के बाद सनसनी और फैल गई थी। अशोक पर गांव छोड़ने की तलवार लटक रही थी। हालांकि राजेंद्र की क्रियाक्रम के नाम पर सरपंच ने उन्हें 13 दिन की छुट्टी दे दी थी, वही अशोक ने मनोहर को कमरे में कैद कर रखा था। शिखा की सच्चाई भी अब सामने आ चुकी थी। सभी लोग आने वाले कल की सोचकर डर के साए में जी रहे थे। अशोक ने मन ही मन में अब गांव छोड़ने का मन बना लिया था। एक दिन अशोक ने आंटी से उसकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने भी उसकी सहमति दे दी। हाँ भैया, अब मैं यहाँ रहकर क्या करूँ? उनका सहारा था, लेकिन वो भी हमारे बीच नहीं रहे। मैं इस दहशत भरे माहौल में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई लड़का है नहीं जिसके बल पर मैं भविष्य की उम्मीद पालूं। मैं और अनुपमा अपनी बहन के यहाँ चले जाएंगे। वहां से भगवान हमारा सहारा बने, कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। जी, आप बिल्कुल सही कहती है भाभी। मेरा भी बोरिया बिस्तर अब यहाँ से उठ ही गया है। सोच रहा हूँ बाकी बचे दिनों में सारी संपत्ति का निपटारा कर लूं और शहर में अपने ममेरे भाई के पास चला जाऊं। आप कहो तो आपके खेत की भी बात चलाऊं? जी बिल्कुल, अगर ऐसा संभव है तो जरूर आप हमारे खेतों और घरों की बात चलाइए। लगता है भगवान ने अब अपना दाना पानी यहाँ से उठा दिया है। अशोक ने आंटी को आश्वासन देकर विदा लेना चाहा, लेकिन पीछे मुड़ते ही उन्होंने दरवाजे पर शिखा को खड़ा पाया। शिखा की सच्चाई बाहर आने के बाद वह अब इन दोनों परिवारों की काफी नजदीक आ गई थी। आंटी ने उसे अपनी बेटी मानने लगी थी। अशोक उससे परहेज जताने लगे थे। हालांकि शिखा अपना सच बताने के बाद अपने इरादे को लेकर मजबूत हो चुकी थी। उसने अपने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अच्छी बात है, आपकी मजबूरी है आंटी। और चाचा जी, आपको जबरदस्ती गांव निकालवा का आदेश दे दिया गया है। आप दोनों परिवार इस गांव को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने सवालों के हल लिए बिना इस गांव से हरगिज नहीं जाऊंगी। मैंने जब भविष्य से अतीत का सफर तय किया है तो मैं सच जानकर रहूंगी। सोमित को इन कष्टों से मुक्ति दिलाकर यहाँ से चली जाऊंगी। बेटी समझो, हम सब अगर जाने को तैयार है तो हमारे साथ तुम भी चलो। हम शहर पहुंचकर कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे भी मनोहर हमारे साथ जा रहा है। तुम्हें शक भी मनोहर पर ही था ना, इस गांव पर तो नहीं। आपकी बात सच है चाचा जी, लेकिन मनोहर इस तिलिस्म की मात्र एक कड़ी है। मेरे समस्याओं का हल इस गांव में ही छिपा है। आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। अशोक कोई और दलील देते उससे पहले आंटी ने शिखा का पक्ष लिया। उसकी बातों पर अपनी सहमति दी। उन्होंने उसमें हिम्मत भरते हुए कहा, बेटी तुम्हारा सोचना सही है। तुमने सदियों का सफर तय किया है। तुम्हें सच जानने का और इसका हल ढूंढने का पूरा हक है, लेकिन ये घर अब तुम्हारे लिए सही नहीं है। इस गांव में मेरी बुआ की लड़की सुनैना का ब्याह हुआ है। मैं उससे बात कर लूंगी, तुम उसके यहाँ ठहर जाना। और हाँ देखो, तुम जिस राह पर जाने की ठान रही हो उसमें कदम कदम पर मौत होगी। खौफनाक हकीकत से तुम्हारा सामना होगा, इसलिए अपने मन को पत्थर बनाकर रहना। मैं इसके लिए तैयार बैठी हूँ आंटी। मुझे अब हर खौफ से लड़ना है और सच को जानना है। मुझे जानना है मेरे सोमित की मौत का कारण, उसके दर्द की वजह, और ये सच कि वो मुझे क्यों ले जाना चाहता है। अशोक ने शिखा के इरादे को भांपकर उससे जिरह करना बेकार समझा। हालांकि उसके मन का भय अब तक नहीं गया था। वो बिना बोले सारी तैयारियों के लिए निकल गए। गांव में इसी तरह कुछ दिन शांति छाई रही। कहीं कोई हलचल नहीं हुआ। मनोहर भी ज्यादा समय तक अपने कमरे में ही रहता था। अशोक ने उन्हें बाहर निकलने से मना कर दिया था, लेकिन इन गुजरते दिनों में सोमित मनोहर के करीब आ गया था। अपने चाचा को सोमित प्यार तो करता ही था, लेकिन साथ रहने से उसके दिल में मनोहर की गहरी छवि छप गई थी। अशोक अपने कामों में इसी तरह व्यस्त रहे। कुछ गांव वालों ने उसका साथ दिया और 7-8 दिनों में पंचों के सामने उसके खेतों और आंटी के खेतों की बिक्री हो गई। जरूरत के समय अनुसार उन्हें मुंह मांगी कीमत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन बीच का रास्ता निकालकर दूसरी जगह गृहस्थी बसाने और व्यवसाय लगाने के पैसे मिल गए। आंटी के हाथ भी पैसा ही कुछ आया। इधर 13 दिन भी छूमंतर हो गए। आज राजेंद्र की मृत्यु के 15वें दिन अशोक ने अपने
बोरिया बिस्तर समेटकर गाड़ी पर लाद लिया। आंटी भी अपनी दुनिया छोड़कर अशोक भाई के साथ चली। अशोक सारा सामान लादकर अपने भाई मनोहर को लाने के लिए गए। मनोहर ने कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। सोमित ने चाचा को अपने साथ चलने की मिन्नतें की थी, लेकिन मनोहर की जिद के आगे वो हार चुका था। अब बड़े भाई की आवाज सुनकर मनोहर ने चुप्पी साध ली, लेकिन भैया की गिड़गिड़ाती आवाज के सामने उसका मन कमजोर होने लगा। दरवाजा खोलकर उसने कहा, भैया मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं करते रे पगले, अब सब इस गांव को छोड़कर शहर जा रहे हैं, जहाँ नया घर होगा, नया व्यवसाय होगा, वहाँ की तरोताजा हवा में तू बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और अच्छा हो जाएगा। तू भी बड़ा बाबू बनेगा। आप झूठ कहते हैं, हम शहर में क्या करेंगे, हमारा वहाँ क्या काम। भैया आप जाओ। अशोक ने थोड़ी शक्ति का सहारा लिया। मनोहर गांव भर में केवल अपने भाई से ही डरता था और कुछ बचा लिहाज राजेंद्र को था। उसने अपनी चुप्पी साध ली। अशोक उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाल ले गए। अशोक ने उन्हें गाड़ी पर बिठाया। शिखा उस वक्त वहीं थी। उसके साथ आंटी की फुफेरी बहन सुनैना भी थी। उसने अपनी बहन के कहने पर उसे वहां रख लिया था। आंटी और अशोक भाई वहां से निकल बस अड्डे पहुंचे। 1 घंटे बाद उसकी बस आने वाली थी। उन्होंने वहां पहुंचकर परिवार के साथ कई योजनाएं बनाई। अशोक इस बीच पानी पीने गए। बस के हॉर्न की आवाज, सभी परिवार वाले सजग हो गए, सामान उठाने की तैयारियां करने लगे। कुछ पल बाद सामने खड़ी परिवार वालों को बस में बैठने को कहकर अशोक ने पीछे सामान रखवाया। अब वो भी बस में चढ़े। आंटी ने घबराई आवाज में कहा, भाई साहब मनोहर बस में नहीं चढ़ा। अशोक चौंक गए। कुछ देर के लिए बस में हलचल मच गई, लेकिन अगले ही पल अशोक ने सारी बात भांपकर आंटी से कहा, भाभी आप और सुनीता इस बस से निकल जाएं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। शिखा भी गांव में है और मनोहर भी अब नहीं जा रहा। मुझे शिखा का साथ देने के लिए और मनोहर को ढूंढ कर लाने के लिए वापस जाना होगा। शहर में बस अड्डे पर पहुंचते ही आपको रंजे नाम का लड़का मिलेगा। ये मेरे मामा का लड़का है। सुनीता उसे पहचानती है। वो सोमित के साथ उसके घर चली जाएंगी। अगर आपकी बहन नहीं आई, आप दोनों भी रंजे के साथ चले जाइएगा। मेरे लौटने तक सब अपनी अपनी जगह पर रहिएगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहें। और आप अब हमारी चिंता ना करें। मनोहर को ढूंढे उससे पहले कि वो किसी और का मौत का कारण बने। और शिखा का भी ध्यान रखिएगा। दोनों की बात हो जाने के बाद अशोक ने अधूरे मन से परिवार से विदा लिया। बस के जाने के बाद वो गांव की ओर लौट आए। हालांकि उन्होंने अपने घर न जाने को सोचकर गांव के बाहर अपने दोस्त भीखू के यहाँ रुकने की सोची। दिन भर वहां आसरा लिया। भीखू से अपना दर्द बयान करने के बाद शाम ढलते ही सबसे पहले शिखा के पास पहुंचे। सुनैना के घर पहुंचकर उसने शिखा की खोज खबर लेनी चाहिए। अशोक को अचानक देखकर सभी घर वाले चौंक गए, लेकिन सारी बात जानकर सुनैना ने बताया, भैया वो शिखा अभी कुछ देर पहले ही गांव में मनोहर के वापस आने की खबर सुनकर खेतों की ओर दौड़ पड़ी। मुन्ना के बापू उसके पीछे ही गए हैं। अशोक ने आगे सुनैना की एक भी बात नहीं सुनी। वो उल्टे पैर खेतों की ओर दौड़ पड़े। उसके मन का अंदेशा अब पक्का होता जा रहा था। आधे घंटे की भाग दौड़ के बाद सुनैना का पति रुपेश मिला। अशोक ने उसे पूछा, क्या बात है रुपेश, शिखा का कहीं कोई पता चला? नहीं भैया, मैं उसे 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है वो जरूर खंडहर की ओर गई है। हे भगवान, इस लड़की ने अपनी जिद ठान ली है। वो जरूर मनोहर को ढूंढ रही है, इसलिए खंडहरों की ओर भागी है। हमें उसे रोकना होगा रुपेश। हाँ भैया, उन खंडहरों में आजकल कई मौतें हो रही है। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप मनोहर की तलाश करिए। मैं कुछ आदमियों को लेकर शिखा को वहां जाने से रोकता हूँ। नहीं रुपेश, मेरी चिंता की वजह मनोहर नहीं, मैं जानता हूँ वो कहाँ जा सकता है। इस वक्त हमें शिखा का पता लगाना है। अगर वो मिल गई तो हम होने वाले अनहोनी को रोक सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर आइए उस ओर चलते हैं, रुपेश ने कहा। अशोक और रुपेश ने खंडहरों की ओर दौड़ लगाई। लंबी दौड़ के बाद दोनों जब वहां पहुंचे, अशोक ने शिखा को देखा। उन्होंने शिखा को आवाज दी। शिखा इस कदर उन्हें देखकर चौंक गई, उसके कदम वहीं रुक गए। अशोक तब उसके नजदीक आ गए। शिखा ने हैरानी से उनसे पूछा, चाचा जी आप यहाँ, आप शहर नहीं गए? मेरी छोड़ो शिखा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम जानती थी ना
इन्हीं खंडरों में सरपंच की बेटी के अलावा कई और जवान लड़कियों की लाश मिली थी। चाचा जी, मैं यहाँ मनोहर को ढूंढते हुए आई थी। मैंने मनोहर को इधर भागकर आते भी देखा था, फिर अचानक ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। बेटी, मैं जानता हूँ मनोहर कहाँ गया होगा। वो यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं आया होगा। फिर कहाँ गया होगा चाचा जी? शिखा और रुपेश दोनों ने ही अशोक के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अशोक ने फिर उसके पास चौंकने वाली बात कही। मनोहर इस वक्त नीमा के घर जाता है और हम सब इस वक्त वहां जा नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त उसकी माँ और नीमा की आत्मा की सत्मा का वहां प्रभाव रहता है। मनोहर उसके चंगुल में बंधा होता है। चाचा जी, ये तो अच्छा वक्त है, इन तीनों को पकड़ने का सही समय है। तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? वो कोई इंसान नहीं, उसे पकड़ना हमारे बस का खेल नहीं। जंगल में रहने वाले साधु चरण बाबा के पास ही उसका कोई हल होगा। ये चरण बाबा कौन है? ये तांत्रिक है जो पहले गांव में रहता था, लेकिन पिछले बरस 2 मौत के आरोप लगने के बाद से गायब हो गया है। लोग कहते हैं वो जंगल के दक्षिण दिशा में अपने कुछ चेलों के साथ रहता है। और हाँ, चरण बाबा वही बाबा है जो नीमा के साथ ही तंत्र विद्या सीख रहा था, लेकिन नीमा पागल होकर मर गया और चरण बाबा ने तंत्र विद्या पा ली। वही हमारी मदद कर पाएंगे। अच्छा, तो अभी चलिए उनके पास। अभी हम उन्हें लेकर नीमा के घर जाएंगे। नहीं, अभी नहीं, कल सुबह बेटी। अभी हमें घर वापस लौटना होगा, वरना शैतान की ताकत हावी होती जाएगी। अगली सुबह हमें सरपंच जी को सच बताना होगा। मैं जानता हूँ वो मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन तुम्हारे बताने पर वो यकीन कर सकते हैं। हमें उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा। शिखा इससे पहले कुछ बोलती, रुपेश ने उसे बीच में टोककर कहा, भैया आप नहीं जानते, लेकिन आज दोपहर के बाद ही उनके घर में लगी कील से उनका सिर का पिछला हिस्सा टकराया और उनकी मौत हो गई। गांव में अब तक ये बात फैल चुकी होगी। रुपेश की बात सुनकर अशोक और शिखा दोनों चौंकने के साथ बिल्कुल डर गए। वो आगे कुछ कह न पाए। रुपेश उन्हें अपने साथ घर ले गया। रात के सन्नाटे में शिखा अपने दिमाग में कई सवालों से जूझ रही है। आखिर सरपंच जी की मौत अचानक कैसे हो गई? मनोहर यूं गायब कहाँ हो गया? ये चरण बाबा कौन है? क्या उनके पास मेरे जवाबों का हल होगा? नीमा और उसकी माँ का क्या राज है? और आज जिस बात की सोच से उसे सबसे ज्यादा खाई जा रही थी, आखिर चाचा जी ये सब कैसे जानते हैं? शिखा उन्हीं गुत्थियों को सुलझाने में लगी थी। अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। शिखा चौंकती और डर के इस माहौल में हर कदम पर एक नई घटना हो जाती। वैसे ही शिखा का चौंकना भी लाजमी था। वो डरते हुए गर्दन घुमाते ही अपने पास अशोक को पाती है। उसकी तेज हो चली सांसें स्थिर होती है। बेटी, तुमने खाना खा लिया ना? जी चाचा जी, खा लिया। चलो अच्छा है, अब आराम कर लो, हमें कल एक लंबी यात्रा पर निकलना है। आजकल कोई नहीं जानता कि चरण बाबा ने अपना डेरा कहाँ जमा रखा है। रुपेश के एक गुरु हैं, लेकिन वही आज तक चरण बाबा से मिलने जा पाए हैं। इसलिए रुपेश रास्ता जानता है, वही हमें साथ ले जाएगा। फिलहाल तुम आराम कर लो। शिखा की अशोक से कुछ पूछने की इच्छा थी, लेकिन अशोक संदेश देने के अलावा किसी बात में रुचि नहीं ले रहे थे। वो अपने कमरे में लौट गए। वे खाट पर सिर रखकर अपने भाई मनोहर का गायब होना और सरपंच जी की मौत के मिलान करने लगे। धीरे धीरे उसकी आंखें लग गई। अशोक ने अपने सपने में अपने भाई मनोहर को रोता देखा। फिर अचानक उसे घबराकर उसकी नींद टूट गई। वो दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, हे भगवान, मेरे मनोहर की रक्षा करना। एक तो दुनिया की नजर में वो अपराधी, पागल, वहशी साबित हो गया है। दूसरा, उसे नीमा के चंगुल से निकालने का अब एक सहारा शिखा ही है। भगवान दोनों की रक्षा करना। अशोक अपने दिल की बात को प्रार्थना में मांग कर फिर सो गए, लेकिन गहरी नींद उसकी आंखों में आज कहाँ ठहरने वाली थी। वही शिखा भी अपनी आंख बंद कर सोने का प्रयास कर रही थी। आज दोनों के ख्यालों में मनोहर ही समाया था। शिखा बेकरारी से सुबह होने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार सुबह अपने आंखों को खोल दी। सूर्य देवता ने जगत को प्रकाशमय कर दिया। शिखा, अशोक और रुपेश तीनों ही इस रोशनी से प्रसन्नचित हो गए। रुपेश की पत्नी सुनैना ने तीनों के लिए खाना भी बांध दिया, साथ ही अपने पति के साथ सबको शाम से पहले लौटने का हिदायत भी दे दी। तीनों विदा लेकर दक्षिण पश्चिम में पड़ने वाले कच्चे रास्ते को पकड़कर जंगल की यात्रा पर निकल गए। पहले सपाट सा कच्चा रास्ता, घने पेड़ों की शाखाएं
और ठंडी हवा ने उत्साह के साथ तीनों का स्वागत किया। सूरज भी अपनी रोशनी से नरमी बरत रहा था। उनकी राह आसान होती गई। 2 घंटे में वो जंगल के बीच पड़ने वाली काली तालाब तक पहुंच गए। रुपेश ने अपनी सारी चीजों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। एक घने पेड़ की छांव में उन्होंने पानी पीकर आधे घंटे की आराम की बात सोची। शिखा भी थककर चूर हो गई थी, इसलिए वो भी विश्राम को सहमति हो गई। तीनों पानी पीकर बैठ गए। धीरे धीरे उनकी आंख लगने लगी। अचानक पत्तों की खड़बड़ाहट की आवाज से सुनकर शिखा की आंख खुलती है। वहां का सारा हाल देखकर वो भौंचक्का रह जाती है। उसके सामने काला भेड़िया खड़ा होता है। उस काले भयानक दिखने वाले भेड़ियों की काली पुतलियां देखकर शिखा की सांसें रुक जाती है। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। शिखा अपने आप में ही सिमटने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह झपट्टा मारने की उसकी ओर एक छलांग लेता है, उसकी अंतिम लीला देखकर शिखा की आंखें बंद हो जाती है। वह जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर रुपेश और अशोक दोनों जगते हैं। क्या हुआ शिखा, तुम इस तरह चिल्लाई क्यों? क्या कोई सपना देखा? जी चाचा जी, एक काला भेड़िया, काली आंखों वाला, जो मुझ पर झपट्टा मारने वाला था। शिखा ने डरते डरते घटना को बताया। चाचा जी, मैं समझ गया, ये कोई सपना नहीं, ये काला संकेत है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। ये काली तालाब का इलाका है। यहाँ की काली तालाब में डूबकर मरने वाले लोग, जानवर, सभी लोगों की आत्माएं यहाँ घूमती हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। शिखा, डरो नहीं बेटी, अब यहाँ से जल्दी चलो। तीनों आपस में सहमत होकर तेज कदमों के साथ वहां से आगे चल लिए। तभी पीछे से एक चट्टान के लुढ़कने की आवाज उनके कानों तक पहुंची, लेकिन तीनों में से पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं बन पड़ती। तीनों की तेज चाल बस दौड़ में बदल जाती है। आधी दौड़ की भांति तीनों सरपट दौड़ लगा रहे होते हैं। अचानक रुपेश का पैर एक गड्ढे में चला जाता है। वो चीखने लगता है। दोनों उसकी ओर मुड़कर देखते हैं। रुपेश कराह रहा होता है, लेकिन अच्छी बात यह होती है कि चट्टान की आवाज अब उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों जोर लगाकर उसके हाथ खींचते हैं, पर वो नाकाम होते हैं। फिर अशोक उसके पैर के आस-पास के गड्ढे को चौड़ा करने की कोशिश करते हैं। शिखा उसकी मदद करने लगती है। फिर एक गजब सी बात होती है। एक चितकबरा रंग का घोड़ा दौड़ने लगाता है, उसके पास से गुजर जाता है। अब दोनों और तेजी से गड्ढे को चौड़ा करने में ध्यान लगा देते हैं। रुपेश भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करने लगता है। अचानक एक सांड उन तीनों की ओर दौड़ता आ रहा होता है। अब तीनों की सांसें तेज हो जाती हैं। शिखा किसी तरह रुपेश को बाहर खींच लेने में सफल हो जाती है। सांड उसको हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन उसके ऊपर से एक लंबी छलांग लगाता निकल जाता है। सांड के जाने के बाद तीनों फिर दौड़ लगाते हैं। अब वे काली तालाब के मुहाने तक पहुंच चुके होते हैं। इस बार मस्त झूमता हाथी उसके सामने आ खड़ा होता है। शिखा उससे बचने के चक्कर में रास्ता बदलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो लुढ़कती हुई तालाब के किनारे एक पेड़ के टुकड़े से अटक जाती है। एक मगरमच्छ उसकी ओर सरपट कर आ रहा होता है। शिखा की आंखों में खौफ समा जाता है। वहां अब तक उसने जितने भी जानवर देखे होते हैं, सबकी आंखों की पुतलियां काली होती है। शिखा उठने के बजाय उसके रूप को देखकर ठग हो जाती है। मगरमच्छ उसके बीच पहुंचने वाला होता है, लेकिन शिखा को कोई खींचता हुआ मालूम होता है। गर्दन मुड़ने पर अशोक को देखती है। शिखा कुछ बोल नहीं पाती है और अशोक उसे लगातार खींच रहे होते हैं। ऊपर पहुंचकर तीनों नदी की ओर देखते हैं। पानी साफ होता है, लेकिन मगरमच्छ के मुंह कोई लाश लगी होती है। तभी पानी में एक अक्स उभरता है। अक्स किसी दूसरे का नहीं बल्कि अशोक का होता है। हालांकि अशोक घबराते नहीं हैं। फिर वह उस अक्स के ऊपर कूद लगाता है। उस मगरमच्छ और अक्स के साथ पूरा पानी काला हो जाता है। अक्स का नामो निशान नहीं रह जाता है। रुपेश ने फिर एक बार सारी बातें समझना शुरू कर दिया। उसने इस जगह को भांपकर शिखा और अशोक को साफ साफ कह दिया, चाचा जी, अब हम तिलिस्मी में फंस चुके हैं। आगे का रास्ता मुझे सूझ नहीं रहा। मेरे गुरुजी ने यहाँ तक रास्ता बताया था और मुझे कहा था काली तालाब के पास ही एक बुढ़ा बरगद का पेड़ होगा। वहीं से तुम्हें काली तालाब के आगे का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन याद रहे, बरगद पर सोया काला नाग और अगर जग गया तो तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा। हाँ रुपेश, मुझे भी यह जगह कुछ समझ नहीं आ रहा।
हर मोड़ पर एक नया खतरा, नया तिलिस्म सामने उभर कर आ जाता है। अशोक ने अपने मन की बात रखी। वो तो ठीक है चाचा जी, लेकिन अगर वो बरगद का पेड़ यहीं बताया गया है तो हमें उसे ढूंढना होगा। हमें शाम होने से पहले चरण बाबा तक पहुंचना ही होगा। शिखा ने चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखते हुए कहा। तीनों एक दूसरे से सहमत होकर बरगद की पेड़ की तलाश में जुट गए। सुबह से निकले तीनों ने जब से काली तालाब के इलाके में प्रवेश किया था, तब से उसे दूसरा कोई रास्ता सूझ नहीं आ रहा था। एक एक करके काले जादू का तिलिस्म उसके सामने आ रहा था। करीब 1 मील का सफर तय करने के बाद शिखा को एक बच्चा दिखा। वो रो रहा था। अपने दोनों साथियों के मना करने के बावजूद उसने बच्चे की ओर कदम बढ़ाया। बच्चा उसे अपनी ओर आता देखकर जोर जोर से रोने लगा। शिखा ने बच्चे को समझाना शुरू किया, देखो बेटा देखो, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आ रही हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो? बच्चे के पास पहुंचते ही शिखा ने पाया बच्चा अब पूरी तरह चुप हो गया है। उसने अपना चेहरा अपनी टांगों के बीच छुपा लिया। बच्चे की पीठ पर अपना हाथ फिराते हुए शिखा ने कहा, देखो डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे बताओ तुम कौन हो? बच्चे ने अपनी गर्दन उठाई। उसे देख शिखा फिर डर गई, लेकिन वह बच्चा अपनी जगह पर ही बैठा रहा। शिखा के पीछे अशोक और रुपेश भी वहां आ पहुंचे। तुम मेरी मदद क्या करोगी जिसे खुद की मदद की जरूरत है? बरगद के पेड़ का रास्ता इतना आसान नहीं। शिखा, तुम्हें अब वहां तक पहुंचने के लिए एक काम करना होगा, तभी चरण बाबा तुमसे मिलने को तैयार होंगे, तभी तुम इस तिलिस्म से बाहर निकल पाओगी। तुम चरण बाबा का पता जानते हो? आखिर तुम्हें उसका पता कैसे मालूम चला? और मुझे कौन सा काम करना होगा? तुम्हें मेरे इस रुपेश के सीने में खंजर उतारना होगा, उसकी जीवन लीला यही समाप्त करनी होगी। क्या? आखिर क्यों? और ये कौन सी पागलों वाली शर्त है? तुम्हारे इस चरण बाबा की, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे बड़े भाई जैसे, मैं इसकी हत्या करूं, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। शिखा, मुझे यह भी एक तिलिस्म का एक खेल नजर आ रहा है बेटी। तुम इसकी शर्त को इनकार कर दो, फिर देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल चाचा जी, रुपेश भाई को मार दो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। बच्चे की बात सुनकर अशोक और रुपेश दोनों उसकी ओर बढ़े। बच्चे ने अपनी ओर आता खतरा भांपकर वहां से भागना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे तीनों भागने लगे। बच्चे की दौड़ एक आम आदमी की दौड़ से काफी तेज थी। ये तीनों धीरे धीरे पीछे होने लगे, लेकिन अचानक एक चमत्कार सा दिखाई देने लगा। तीनों को वहीं बरगद का पेड़ दिखाई देने लगा। उस थकान में भी तीनों के चेहरे पर खुशी दौड़ आई। तीनों और जोर से दौड़ने लगे। अचानक एक और चमत्कार ने उसे तीनों की आंखों को और चौड़ी कर दिया। बरगद के खोल पर मुख खुद ब खुद खुलने लगा। बच्चा उसी ओर दौड़ रहा था। तीनों उसके करीब आ पहुंचे। बच्चा बरगद की खोल में घुस गया। अब इन तीनों की बारी थी। अभी तक की मेहनत का फल उन्हें मिलने वाला था। तभी तीनों के लिए एक बुरा दृश्य उभरा। रुपेश और शिखा खोल के करीब आ पहुंचे, लेकिन अशोक वहां पहुंचते ही एक लकड़ी के गट्ठे से टकराकर गिर पड़े। दोनों अपने साथी की मदद को लपके, लेकिन खोल का मुंह बंद होने लगा। दोनों उसे उठाने लगे। कंधे से उठाकर दोनों ने उन्हें खड़ा किया, लेकिन अशोक के टांग से खून का कतरा गिर पड़ा और खोल के सामने एक काला नाग आ बैठा। लंबा, मोटा, काला और विकराल वो नाग फुफकार रहा था। दूसरी ओर खोल का मुंह और छोटा ही होता जा रहा था। रुपेश ने अशोक को शिखा के सहारे खड़ा कर पेड़ से दाई दिशा की ओर दौड़ लगा दी। वो काला नाग रुपेश के पीछे जाने लगा। अशोक और शिखा अपने साथी को बचाना चाहते थे, लेकिन खोल का मुंह बंद होते देख अशोक ने शिखा को उसमें धकेल दिया। अशोक वहां रुकना चाहते थे, लेकिन शिखा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए शिखा के साथ अशोक भी उस खोल में समा गए। जब वो खोल के बाहर आए, उसके सामने एक नई दुनिया थी। उसके सामने एक आश्रम दिखाई पड़ रहा था। चारों तरफ पहाड़ थे। दोनों के हाथ एक बाईं ओर एक झील नजर आ रही थी। वहां का दृश्य नैसर्गिक नजर आ रहा था। हर तरफ शांत वातावरण था। दोनों आश्चर्य में डूब गए। उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत दुनिया थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी एक जोर का धमाका हुआ। उसके सामने बरगद का पेड़ गायब हो गया। फिर खूबसूरत माहौल में एक आश्चर्य से डालने वाली बात हुई। एक काला धुआं धीरे धीरे उनके चारों तरफ फैलने लगा। धुआं इतना फैल गया कि न अशोक शिखा को देख रहे थे, न शिखा अशोक को देख पा रही थी। धुंध बढ़ता गया। शिखा पागलों की तरह बेतहाशा इधर उधर भागने दौड़ने लगी।
भागते भागते उसे एक खंभे से टकराने जैसा महसूस हुआ। शिखा पीछे हटने लगी, लेकिन ये क्या, वो काला धुआं धीरे धीरे उनसे दूर होने लगा। अब उसकी आंख के सामने उजाला साफ होता जा रहा था। कुछ पलों में शिखा के सामने सारी स्थिति साफ हो चुकी थी। उसके सामने एक तांत्रिक खड़ा था। उसके बाल बढ़े थे, आंखों में गाढ़ी काजल की परत, आंखें लाल सुर्ख, चेहरे पर भभूत सना था, बदन पर उसकी जानवर की खाल थी, हाथ में एक डंडा था, उसके ऊपर सिरे पर कंकाल का सिर लगा था। शिखा उसे देख पहले डर गई, लेकिन एक पल में उसने उसके सामने कहानी बयां हो गई। उसने सोचा, ये तांत्रिक जरूर चरण बाबा ही होंगे। हाँ शिखा, मैं चरण ही हूँ। तुम मेरे पास ही आ रही थी। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने वाला एकमात्र इंसान मैं ही हूँ, और तुम यहाँ तक पहुँच पाई हो क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। क्या आप मेरे मन की बात भी सुन सकते हैं? बिल्कुल, ना सिर्फ सुन सकता हूँ बल्कि मेरे पास उसका समाधान भी है। जी बाबा, लेकिन अगर आपने मेरी मदद यहाँ तक पहुँचने में की है तो फिर आपने मेरे दोनों साथी को क्यों मरवा दिया? आखिर उन लोगों की क्या गलती थी? उन्होंने सिर्फ मेरा साथ ही दिया है। शिखा, पहली बात, वो दोनों मरे नहीं हैं, अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन तुम्हें सिर्फ यहाँ का सफर अकेले तय नहीं करना था, बल्कि आगे भी तुम्हें अकेले कई और लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। लेकिन मुझे बताएं कि मेरे इन सवालों का जवाब अगर आपके पास मौजूद है। हाँ, बताता हूँ। आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? इन सवालों के हल ढूंढने के लिए तुमने कई सवालों के सफर तय किया है। तुम भविष्य से अतीत में आई हो। यह सब कहते हुए चरण बाबा अपने रास्ते पर लौटने लगे। उसके पीछे पीछे शिखा ने भी रुख कर लिया। वो पहाड़ के नीचे उतरते हुए एक छोटे से पगडंडी पर चलकर एक घने जंगल में दाखिल हो गए। शिखा भी उसके पीछे पीछे चलती रही। जंगल में पूरी तरह अंधेरा फैला था, लेकिन तमाम तरह की डरावनी आवाजें आ रही थी। कभी लंगूरों की आवाजें, कभी परिंदों की फड़फड़ाने की आवाज, कभी सांप की फुफकार, कभी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती। शिखा के पैर के नीचे से सांप निकल जाते। शिखा घबराई अपने हाथों से मुंह को दबाए चरण बाबा के पीछे पीछे चल रही थी। तभी उसने गौर किया कि वो एक दूसरी जगह पर आ पहुंची है। चारों तरफ कंकाल लटके थे। हर तरफ से एक अनजानी गूंज सुनाई पड़ रही थी। शिखा ने रोशनी के एक उजाले से उस जगह को भांपा। वो एक शमशान था। चरण ने अपने चारों ओर एक विशेष भूभुत से गोलाकार वृत्त बनाया। फिर उसने शिखा को उसमें आकर बैठने को कहा। इस वक्त तक शिखा डर से पूरी तरह कांपने लगी थी। चरण बाबा ने हवन कुंड बनाकर मंत्रोच्चार आरंभ कर दिया। शिखा चुपचाप उस कुंड में आंखें बंद किए बैठी रही। उसे अब कई राक्षसी आवाजें सुनाई देने लगी। शिखा ने ख्वाब में भी ऐसा मंजर कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो खामोशी से डरी सहमी बैठी रही। मंत्रोच्चार के बाद चरण बाबा ने कहना शुरू किया, एक कहानी उसी जुबानी तुमको मिलेगी। हवा में जब नाव चलेगी, रात में जब धूप खिलेगी, आधा चांद आधी नारी जब दिखेगी, तब उसे मार देना, वो तुझे ले जाएगा। हाँ बाबा, आंटी ने मुझसे यही कहा था। आखिर इसका मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। देख, तेरी कहानी में सब मोहरे हैं, घने काले कोहरे हैं। वेश साधुओं का, काम डाकुओं का है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? पति अपनी पत्नी के मोह में फंसा है, लेकिन उस मोह पर चाचा की कृपा भारी है। माँ अपनी बेटी के मोह में बंधी है, पर उस पर पति की मौत का बदला हावी है। ससुर अपनी बहू की मदद करना चाहता है, लेकिन उस पर भाई का प्रेम भारी है। एक तू ही है जिसे अपनी पति से लेकर सबकी फिक्र है, इसलिए कातिल की नजर में अब तेरी बारी है। बाबा, लेकिन आखिर कातिल कौन है? मैंने मनोहर को उसका मुख्य कारण समझा था, लेकिन चाचा जी ने नीमा का जिक्र किया। ये नीमा कौन है? और चाचा जी इतना यकीन से कैसे कहते हैं कि मनोहर पर नीमा हावी है? वो सच कहता है, पर डर में रहता है, इसलिए सच का एक पहलू छिपाता है। वो तुझको अपना हथियार बनाता है। अच्छा बता, काली तालाब में तूने किसका अक्स देखा था? अक्स अक्स, हाँ याद आया चाचा जी। हाँ, चाचा जी का अक्स था बाबा। तो क्या वो कातिल है? मगर किसका? और वो मुझसे क्या छिपा रहे हैं? अशोक ने अपने भोले भाले भाई को नीमा जैसे तांत्रिक के चंगुल से छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने ही नीमा को मारा था। उसकी माँ को मरवाने का षड्यंत्र भी उसी ने रचा था। आज मनोहर इसलिए नीमा के चंगुल में है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यही कहानी है, यही हकीकत भी है।
तुम इसलिए सबकी मुक्ति का राह हो। अगर ऐसा है तो फिर चाचा जी को नीमा ने मारा क्यों नहीं आज तक? उन्हें जिंदा क्यों छोड़ रखा है? मौत बड़ी सजा है शिखा, पर तिल तिल कर मरना मौत से बढ़कर सजा है। मनोहर चंगुल में है, तुम उसके सामने उसका बेटा, तुम्हारा पति भविष्य में मर चुका है। उसकी पत्नी ने भी अपनी जान उसी बस अड्डे पर दिल का दौरा पड़ने से गंवा दी है। लेकिन चाचा जी तो अभी सकुशल है ना, नीमा उन्हें मार नहीं सकता, ना ही मनोहर की हत्या कर सकता है। अशोक का तो प्रभु जाने, लेकिन तुम उसके घर की अमानत हो, लेकिन वृंदा की बेटी भी हो, इसलिए तुम्हें अभी मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें फंसा सकता है। मुझे नीमा नहीं मार सकता, मगर क्यों? अगर वो चाचा जी के बस में सर्वनाश ही करना चाहता है तो फिर मेरी हत्या क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नीमा को तुम्हारा इंतजार है, उसकी अनुपमा का इंतजार है। तुम्हें उसने बचपन से अपने दिल में बसा कर रखा है। औरत उसकी कमजोरी थी और तुम्हारा बदला तुम्हारी हिम्मत। तुम्हें नीमा के पास जाना होगा, उसे रिझाना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसकी हो, और तुम्हारे लिए उसका यही यकीन तुम्हारी हथियार बनेगा। तुम्हें इस पहेली के शब्दों को चरितार्थ करना होगा, उसे मारना होगा, वरना तुम्हें वो ले जाएगा। बाबा, क्या नीमा को ये सब मालूम चल गया है कि मैं उसकी हकीकत जानता हूँ? जिस दिन से तुम आई हो उसी दिन से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें उसे मारने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना होगा। मैं एक रक्षा सूत्र बांध दूंगा, तुम्हें उसकी काली शक्ति तब तक छू नहीं पाएगी। ठीक है बाबा, मैं भी अपने प्यार, अपने पति, अपने परिवार का बदला उससे लेकर रहूंगी, लेकिन क्या मेरी वृंदा माँ जिंदा है? अपनी माँ का भविष्य भी तुम जल्द ही जान जाओगी। तुम जाओ और उसका मुकाबला करो, लेकिन हाँ, याद रखना, नीमा अगर ताकतवर है तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी है। इस सच को जानने के बाद अब मेरा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। मैं शैतान के खेल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हूँ। इस कहानी का आगे का भाग सुनना है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।